Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fifth lecture of Geometrical Optics. बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर हम लोग देखेंगे द टॉपिक मिराज। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको शो किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाटर है और इसके बाहर वाला मीडियम जो है वो एयर है। अब वाटर में हमारे पास कुछ टॉर्चेस रखे गए ना, जैसे यहाँ पर आपको 3 अलग अलग टॉर्चेस दिखाई दे रहे हैं और इन टॉर्चेस से लाइट बीम जो है वो भेजी जा रही है बाहर की तरफ। तो हम लोग पहले केस में देख पा रहे हैं जो सबसे पहली टॉर्च है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये रहा और उसके हिसाब से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ ऐसी रही है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब जो अगला सेकंड नंबर की जो टॉर्च है उसमें हम लोग क्या फर्क देख पा रहे हैं कि इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है ना। आप देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार बढ़ गया है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो तीसरी रे को आप देख पा रहे हैं जो तीसरे टॉर्च से निकल रही है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो रे गई है ना वो पूरी की पूरी अंदर ही क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, क्योंकि कोई भी रे आप देख पा रहे हैं यहां पर बाहर नहीं जा रही है। इनफैक्ट जब रिफ्रैक्शन हो रहा था ना तब पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। ये हम लोग कैसे देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो आप यहां पर 2 स्पॉट्स देख पा रहे हैं, एक तो ये स्पॉट और एक ये स्पॉट। ये दोनों स्पॉट क्यों आए हैं, क्योंकि पहले और दूसरे बीम की वजह से कुछ रिफ्लेक्शन भी हुआ था है ना। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर वो ड्रॉ भी कर दिया कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर और यहाँ पर आपको ब्राइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ पोर्शन उसका क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल हम लोगों ने देखा है ना, जब क्या हो रहा था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो काफी बढ़ गया था, उस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिनोमेना होता हुआ दिखा हमें, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता हुआ दिखा। और इस केस में जो है हम लोग कहेंगे कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गई। यहां पर टोटल वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन तो यहां पर पहले 2 केस में भी हो रहा था, लेकिन ये जो तीसरा केस है इसमें पूरी की पूरी लाइट, बिल्कुल कोई भी परसेंटेज लाइट का जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं हुआ। 100% लाइट जो है वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला है। आइए देखते हैं ये डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है। लाइट एमिटेड इन द वाटर इज पार्टली रिफ्रैक्टेड एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। The blue dashes show the direction of light and the length of the arrows, है ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। Length of the arrows indicates the proportions refracted and reflected। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। और जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। जैसे शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन बहुत कम था है ना, लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड पोर्शन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो ग्रो करता जा रहा है। और एक ऐसा टाइम भी आ रहा है जब क्या हो जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाए सच दैट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कैसा हो जाए, लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो देखिए उस केस में स्नेल्स लॉ हमें क्या बता रहा है, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ना, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो जब हम लोग देख पा रहे हैं कि आई की वैल्यू ऐसी हो गई सच दैट कि म्यू इंटू साइन आई कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और उसके इसमें साइन आर जो है वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था हो चुका होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चलिए बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, लेकिन आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को और तो नहीं बढ़ा सकते। मतलब साइन आर जो है, जो RHS है, वो और बढ़ तो नहीं सकता है, क्योंकि जो RHS है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। लेकिन LHS में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप I को बढ़ाएंगे तो LHS तो और बड़ा हो सकता है ना। तो हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ गए
जब म्यू इंटू साइन आई 1 के बराबर आ रहा है, मतलब साइन आर की वैल्यू 1 है, और उस केस में LHS अभी भी और बढ़ सकता है बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन RHS को और बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि साइन आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवेलेबल नहीं है सच दैट की स्नेल्स लॉ वैलिड हो सके, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उससे ज्यादा एंगल पर क्या होने लगेगा, जैसे ही क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आर जो है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है ना, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। और उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को ग्रेज करते हुए जाती है, ठीक है। एक तो उसका पोर्शन काफी कम हो जाता है और वो क्या करती है, उस सरफेस को ग्रेज करते हुए जाती है, मतलब कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और उससे थोड़ा भी आपने क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, तो क्या होगा, तब तो खैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, रिफ्रैक्शन सडनली खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और वो भी कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, क्रिटिकल एंगल को हम लोग समराइज कर लेते हैं। When a ray passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो TIR का फिनोमेना है ये हम लोग कब देख पाते हैं, जब रे ट्रैवल करती है कहां से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। यहां पर आप देखिए कि ऑप्टिकली वर्ड है ना, ऑप्टिकली वर्ड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं ना, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो ऑल्दो डेंसर होने के बावजूद भी ऑप्टिकली रेयरर होते हैं। क्लियर है बात। जैसे कि ऑयल है ना, जनरली जो हम लोग ऑयल के बारे में बात करते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिकल बात करें, है ना, ऑप्टिकली अगर हम लोग बात करें तो जो ऑयल है वो ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात की गई है। तो जब लाइट जाती है फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, स्नेल्स लॉ लगाते ही साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, जो कि लेस दैन 1 आना ही है। अब जब हम लोग क्या करते हैं, अब जब हम लोग ग्रेजुअली इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस है कि आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब आर विल बिकम 90 डिग्री, है ना। और उस मोमेंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, थीटा सी, है ना। यहाँ पर सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, क्रिटिकल एंगल। इफ आई इज इंक्रीज्ड फर्दर देयर इज नो आर विच कैन सेटिस्फाई स्नेल्स लॉ, दस द रे विल नॉट बी रिफ्रैक्टेड, है ना, रिफ्रैक्शन टोटली अब स्टॉप हो जाएगा। एंटायर लाइट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि एंटायर लाइट इज देन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो जो थीटा सी एंगल था उसको क्या नाम दिया गया है, क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो देखिए बच्चों, उसी चीज को यहां पर मैंने शो कर दिया है स्पेसिफिकली कि जब हम लोग रे ऑफ लाइट को भेजेंगे एट एन एंगल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है मैंने उसे सिर्फ शो करा है। रिफ्रैक्टेड रे कैसी जाएगी, इट विल ग्रेज द सरफेस। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा अब तक कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट रे कहां से कहां जाना चाहती है, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना। तो वही यहां पर लिखा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स इन मटीरियल्स इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड। The speed of light is less in water than in air. So all light rays in water that reach the surface at more than an incident angle of 48 degree, है ना, water और air इस कॉम्बिनेशन के लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है वो आता है 48 डिग्री। सो जिनकी भी इंसिडेंट एंगल जो है वो 48 डिग्री से ज्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द वाटर। सो योर पेट गोल्ड फिश, अगर आपके पास गोल्ड फिश है ना, so your pet goldfish in the bathtub looks up to see a reflected view of the sides and bottom of the bathtub. Directly above it sees a compressed view of the outside world. तो आइए इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम को देखिए, हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर इस मछली की आंख से अगर कोई रे जाती है ना
तो वो रिफ्रैक्ट करती कुछ इस तरीके से सच दैट कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती। साथ ही साथ अगर इस मछली की आंख से कोई और रे निकलती, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए, और वो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या होता, थीटा सी से ज्यादा होता, तो क्या हो जाता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हम लोग कह सकते हैं कि जो रे इस तरीके से आ रही होगी वो मछली की आंखों में एंटर भी करेगी, करेक्ट है। और साथ ही साथ हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो नीचे से भी जो रेज आ रही है ना, वो भी क्या करेंगे, अब इसकी आंखों में एंटर करेंगी। तो मतलब मछली को नीचे की चीजें भी बड़े आराम से दिखाई दे देती है बिकॉज ऑफ द फेनोमेना कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। साथ ही साथ एक और बहुत मजेदार चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो ये है कि बाहर से, है ना, सारी की सारी रेज आ रही है। देखिए हर तरफ से जो रे है वो इसके पास आएगी, इसकी आंखों में एंटर करेगी, है ना। हर जगह से जो रेज है वो आ रही है और इसकी आंखों में एंटर कर रही है, पर बड़े कंप्रेस्ड वे में यहां पर इसकी आंखों में एंटर कर रही है। तो इसे बाहर की दुनिया दिखाई देती है पर बहुत ही कंप्रेस्ड वे में दिखाई देती है। सारी की सारी रेज जो है यहां पर आकर के कन्वर्ज तो कर रही है, इस तरीके से कन्वर्ज तो बाहरी दुनिया से रेज आकर के कर रही है ना। लेकिन आप सोचिए कि उसको थोड़े अजीब तरीके से बाहर की दुनिया दिखाई दे रही होगी। तो वही बात देखिए यहां पर लिखी हुई थी कि डायरेक्टली अबव इट सीज अ कंप्रेस्ड व्यू ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। द आउटसाइड 180 डिग्री व्यू फ्रॉम होराइजन टू ऑपोजिट होराइजन इज सीन थ्रू एन एंगल ऑफ 96 डिग्री। और ये 96 डिग्री कहां से आया, तो इट इज ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। इसके अलावा बच्चों अगर आप शौकीन होंगे फोटोग्राफी के तो आपने देखा होगा कि अ लेंस दैट सिमिलरली कंप्रेसेस अ वाइड व्यू कॉल्ड अ फिश आई लेंस इज यूज्ड फॉर स्पेशल इफेक्ट फोटोग्राफी, है ना। जब फिश आई लेंस का हम लोग यूज करते हैं या फिर कभी कभी कुछ कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी ये फिश आई, है ना, ये हमारे को एक एप्लीकेशन मिलता है जिससे फोटो जो है वो थोड़ी अलग तरीके की कंप्रेस्ड दिखाई देती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी। तो देखिए बच्चों ये फिश आई लेंस से खींची हुई एक तस्वीर है। तो किस तरीके से जो सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं वो नजर आ रही है, लेकिन किस तरीके से कंप्रेस्ड वे में नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से देखिए ये भी एक फोटो है जो फिश आई लेंस से ही खींचा गया है। अगर हो सकता है नॉर्मल लेंस होती तो ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं पूरी तरीके से नहीं आती, पर फिश आई लेंस की मदद से क्या हो रहा है, ये फोटोज जो है आप देख पा रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम चीजें कवर हो रही है, ठीक है। तो बच्चों अब आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो मछली है जिसकी आंखों में रेज आ रही है ना, ये जो ऑब्जर्वर है तो उसके पास जो बाहरी दुनिया की रेज आ रही है वो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से 96 डिग्री के कोन के थ्रू एंटर कर रही है सारी की सारी रेज, है ना। एन ऑब्जर्वर अंडर वाटर सीज अ सर्कल ऑफ लाइट एट द स्टिल सरफेस बियॉन्ड अ कोन ऑफ 96 डिग्री, है ना। 96 डिग्री से बाहर से इसको कोई भी रे बाहर से नहीं आ रही है। 96 डिग्री एंगल के बाहर से जो भी रेज आ रही है वो एक्चुअली पानी के अंदर की ही किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है जो इसकी आंखों में एंटर कर रही है ना। तो वही लिखा है बियॉन्ड अ कोन ऑफ 96 डिग्री। और ये 96 डिग्री कैसे आया, तो ये एक्चुअली ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल है ना। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल 48 डिग्री, तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा है कि बियॉन्ड अ कोन ऑफ 96 डिग्री एन ऑब्जर्वर सीज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर इंटीरियर और बॉटम। तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि एयर और वाटर, है ना, इस कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो अराउंड 48 डिग्री आता है। अगर हम लोग ग्लास के बारे में बात करें ना, ग्लास और एयर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो वहां पर क्रिटिकल एंगल जो है वो लगभग 43 डिग्री के अराउंड आता है ना। और इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि डिपेंडिंग अपॉन की टाइप ऑफ ग्लास क्या है ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है, पर अगर जनरल ग्लास की बात करें तो अराउंड 43 डिग्री आता है, ठीक है। सो लाइट इन द ग्लास दैट इज इंसिडेंट एट एंगल्स ग्रेटर देन 43 डिग्री, है ना, ऐसी रेज जिनका इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 43 डिग्री होगा, टू द सर्फेस इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि TIR के केस में नो लाइट एस्केप्स बियॉन्ड दिस एंगल, इंस्टेड all of it is reflected back into the glass even if the outside surface is marred by dust or dirt, है ना। तो यही जो है ग्लास प्रिज्म के यूजफुलनेस को बनाती है, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे रेज आ रही है ना और वो इस ग्लास पर टकरा रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस
45 डिग्री, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, TIR होगा, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब ये दूसरे फेस पे टकरा रही है ना, जैसे पहला डायग्राम देखें तो जब दूसरे फेस पे टकरा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो रहा है, तो ये सीधी निकल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो इमेज है वो किस तरीके से 90 डिग्री से टेढ़ी हो गई है ना, लेफ्ट की तरफ वो 90 डिग्री से घूम गई है। A little light is lost by reflection before it enters the prism, है ना, जब यहाँ पर वो एंटर करती है तो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आती है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, पार्शियल रिफ्लेक्शन तो होता ही है। लेकिन वंस द लाइट इज इनसाइड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 45 डिग्री स्लैंटेड फेस इज टोटल, है ना, यहाँ पर 100% लाइट फिर क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। थोड़ा सा इधर लॉस हुआ लेकिन यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता है ना, 100% यहाँ पर ट्रांसमिट ये जो है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है ना। इन कॉन्ट्रास्ट सिल्वर्ड और एल्यूमिनाइज्ड मिरर्स रिफ्लेक्ट ओनली अबाउट 90% ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यही वजह है कि TIR को जो है क्यों प्रिफर किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। हेंस द यूज ऑफ प्रिज्म्स इंस्टेड ऑफ मिरर्स इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें डायग्राम नंबर बी को, है ना, अगर डायग्राम नंबर बी को आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इरेक्ट था तो उसकी इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। उसी तरीके से जो तीसरा केस है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो जा रहा है, इमेज जो है उसकी इन्वर्टेड हो जा रही है ना। तो एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्वर्टेड किस तरीके से हो जा रही है, ये भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म, है ना, ये यहाँ पर तीनों केसेस में दिखाया गया है। द प्रिज्म चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम, है ना, पहले केस में हम लोग देख पा रहे हैं बाय 90 डिग्री, दूसरे केस में देख पा रहे हैं बाय 180 डिग्री, और तीसरे केस में, है ना, तीसरे केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉट एट ऑल, है ना। यहाँ पर जो लाइट बीम है वो जैसे जा रही थी टुवर्ड्स राइट, अभी भी टुवर्ड्स राइट ही जा रही है, ठीक है। लेकिन पहले केस में क्या था, टुवर्ड्स राइट जा रही थी फिर डाउनवर्ड जाने लगी। सेकंड केस में क्या हुआ, पहले राइटवर्ड जा रही थी फिर लेफ्टवर्ड जाने लगी। लेकिन तीसरे केस में हम लोगों ने प्रिज्म का इस तरीके से इस्तेमाल करा है कि जो रे है वो जैसे पहले राइटवर्ड जा रही थी अभी भी वो राइटवर्ड जा रही है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज, है ना, उसमें फर्क आया है तीसरे वाले डायग्राम में भी, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि नोट दैट इन ईच केस द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये देखिए कि किस तरीके से ग्लास प्रिज्म में जो TIR का फिनोमेना होता है उसका यूज किया जाता है ना। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाइनोक्यूलर्स में पेयर ऑफ प्रिज्म का यूज करके हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट के रास्ते को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टेलीस्कोप, तो वहां पर एक्चुअली बहुत लॉन्ग बैरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस नीड को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर जो बाइनोक्यूलर्स हैं उसमें पेयर ऑफ प्रिज्म्स का यूज करा जाता है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे को म्यू दे रखा है। पहला पार्ट है, शो दैट लाइट एस्केप्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस विथ इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स, और जो दूसरा पार्ट है वो है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये शो करना तो बहुत आसान है कि जो लाइट है ना, जो सोर्स से निकल रही है, इट पासेस थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस, है ना, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, सोर्स के ऊपर होगा ऑन द सरफेस। तो ये हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, तो देखिए हमारे को पता है कि जब थीटा सी एंगल है ना, जब थीटा सी जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, मतलब जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हो जाएगी क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो रेज क्या हो जाएंगी, वो बिल्कुल ग्रेज करती हुई जाएंगी। और ये भी हमें पता है कि जो ग्रेज करती हुई रेज आ रही है उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है ना। तो फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल पर, एग्जैक्टली एट क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जो भी रेज है वो ग्रेज करते हुए जाती है सरफेस को, ऑल्दो उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो 3D फिगर होगा, और यहाँ पर ये जो थीटा सी एंगल है ना, वो पूरा का पूरा इस तरीके से एक कोन में घूमेगा, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कोन बनने वाला है ना, और कोन का ही तो जो हमारा बेस है ना, वो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने शो कर दिया।
अब देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है ना, जो भी यहाँ पर रेडियस है लेटर से आर, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सोर्स पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब कि हमारे को ये वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है। और ये वाला एंगल हम लोग देख पा रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये थीटा सी के बराबर होगा। अब थीटा सी कैसे निकालें? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एयर का 1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 अपॉन म्यू, और जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी यूजफुल ब्रांच ऑफ फिजिक्स नोन एज फाइबर ऑप्टिक्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, TIR के ऊपर। एन ऑप्टिकल फाइबर है ना, आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। इट इज अ वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक हैविंग अ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ माइक्रोमीटर। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 10 to the power -6 मीटर, इतना कम इस ऑर्डर का रेडियस जो है किसका होता है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका होता है। अ बंडल ऑफ सच थिन फाइबर्स फॉर्म अ लाइट पाइप। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस लाइट पाइप को। तो आई होप कि आपने ऐसा डेकोरेटिव आइटम देखा होगा। यहां पर क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं बंडल ऑफ, यहां पर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स है। तो यहां पर आप देखते हो कि नीचे से लाइट को भेजा जाता है और बार बार क्या होता है, TIR होता है। हर एक ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ढेर सारे TIR होते हैं, है ना। इतना कम रेडियस होने की वजह से ही क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख पा रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा होता है, और हर जगह क्या होने लगता है, TIR होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, हर जगह पर TIR, और फाइनली जो लाइट रे वो बिल्कुल बाहर निकलती है टिप से, है ना। तो एकदम जो टिप है इसका, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट आपको दिखाई देगी। तो एक तो इसका पर्पस हो जाता है, ये जो डेकोरेटिव पर्पस है ना, आप जनरली देखते हो कि ड्राइंग रूम्स वगैरह में ऐसे आइटम्स जो है वो एज डेकोरेटिव पर्पस रखे रहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो जब सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर वो मॉनिटर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, है ना, वो जानकारी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इन्हें मिल रही है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। TIR has found many applications in medical technology. For example, a physician can view the interior of an artery of a patient by running two thin bundles of optical fibers through the chest wall and into an artery. तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका रेडियस चूंकि इतना कम होता है ना, तो ये बड़े आराम से हमारे शरीर के अंदर भेजे जा सकते हैं, है ना। और अंदर जाकर के क्या करते हैं, इनका दो पर्पस है। एक बंडल जो है ना, अगर एक बंडल की बात करें तो वो क्या करती है, वो इल्यूमिनेशन का काम करती है। बाहर से हम लोग लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर के बंडल में भेजते हैं जो कि अंदर को इल्यूमिनेट करती है। और दूसरा बंडल है ना, एक सेकंड बंडल भी होता है जो कि क्या करता है, जिसका काम होता है डिटेक्ट करना, है ना। तो वो एक्चुअली अब तो अंदर की चीजें जो है, हमारे बॉडी के अंदर की चीजें जिसको हम लोग देखना चाहते हैं वो इल्यूमिनेटेड हो गई है पहले बंडल के थ्रू, और दूसरे बंडल के थ्रू क्या होता है कि उन इमेजेस को हम लोग कैच करके बाहर मॉनिटर स्क्रीन पर यूज करते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि लाइट इंट्रोड्यूस्ड एट द आउटर एंड ऑफ वन बंडल अंडरगोज रिपीटेड TIR within the fiber so that even though the bundle provides a curved path, most of the light ends up exiting the other end and illuminating the interior of the artery. Some of the light reflected from the interior then comes back up the second bundle in a similar way to be detected and converted to an image on monitor's screen, जो कि आप अभी देख पा रहे थे, for the physician to view. The physician can then perform a surgical procedure such as the placement of a stent, है ना, ये मेडिकल टर्म्स है। अब इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का एक और बहुत जबरदस्त यूज है, वो है कम्युनिकेशंस में, है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशंस बिकॉज दे ऑफर अ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव टू कॉपर वायर्स एंड केबल्स, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉपर वायर्स जो होते हैं वो काफी बल्की होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, थिक होते हैं, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है इन पतले पतले ग्लास फाइबर से, है ना। और यहाँ पर TIR की मदद से हम लोग सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकते हैं।
to carry thousands of simultaneous telephone messages among the major switching centers. चलिए तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल एपर्चर। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। Light guidance in an optical fiber can be understood by considering a structure comprising of thin solid glass cylinder of refractive index n1 surrounded by a medium of lower refractive index n2। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए आपको वही चीज शो करी गई है ना। यहाँ पर जो अंदर वाला रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और जो बाहर वाला रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और यहाँ पर n1 ग्रेटर देन n2 दिया है। n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 इसलिए ताकि TIR हो सके, है ना। जो रीजन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है उसे कोर कहा जाता है और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है ना। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तभी क्या हो सकता है, TIR हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही चीज देखिए लिखी हुई है कि लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ अ थिन सॉलिड ग्लास सिलेंडर, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से थिन सॉलिड ग्लास सिलेंडर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, लेकिन ये सराउंडेड किससे है, सराउंडेड बाय अ मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। The light guidance in the structure takes place due to successive total internal reflections at the interface of the media n1 and n2 as shown in the figure, है ना। All rays with the angle of incidence I less than a particular value im are confined in the medium of refractive index n1. The numerical aperture NA of the structure is defined as sin of im। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा, उस पर ये आखिरी बार ऐसा हो रहा होगा कि अंदर TIR हो हर जगह, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आई को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे थीटा चेंज हो रहा है। अब आप सोचिए कि थीटा की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं थीटा सी, है ना। तो थीटा की वैल्यू जो है वो जब हो जाती है कितनी, थीटा सी के बराबर, ठीक है, तब हम लोग जानते हैं कि जस्ट यहाँ पर अब क्या होने लगता है, TIR। और बच्चों अगर थीटा की वैल्यू उस थीटा सी से ज्यादा हो जाए, है ना, ये जो थीटा आपने को दिया है वो थीटा सी से अगर ज्यादा हो जाए तब तो और बड़े आराम से यहाँ पर TIR होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा, ये और कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाते जाएंगे, है ना, थीटा सी से और ज्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे ये एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एयर और इस कोर, है ना, ये दो मीडियम के बीच में भी लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया n0 और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो n0 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, n1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दिए। अब देखिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो एंगल अभी मैंने शो किया 90 माइनस थीटा, वो क्या होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है ना। और जैसे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे साइन आई भी छोटा होगा, मतलब आई की वैल्यू भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आई की एक वैल्यू होगी जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, आई मैक्स, है ना, जो कि यहाँ पर IM से डिनोट किया गया था। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, IM से छोटी होगी, तब क्या होगा, तब बड़े आराम से अंदर हर जगह TIR होता रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आई की वैल्यू क्या हो जाए, IM से बड़ी हो जाए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आई जो है वो IM से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है वो भी बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा सी से छोटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्शन होने लगेगा, TIR नहीं होगा। तो हम लोग साइन IM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। साइन IM को ही क्या नाम दिया गया, साइन IM को नाम दिया गया न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग साइन IM निकालना चाह रहे हैं, है ना, तो हमारे को ये पता है कि I की वैल्यू, है ना, I की वैल्यू जब हो जाएगी I मैक्स, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, IM दे रहे हैं, तो उस मोमेंट पर हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा सी,
है ना, मतलब जस्ट यहाँ पर टी आई आर हो रहा होगा। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन नॉट साइन आई। यहाँ पर एन नॉट क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने एन नॉट कहा, तो एन नॉट इंटू साइन कौन सा, आई एम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन नॉट साइन एम की वैल्यू हो जाएगी एन वन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी, क्योंकि आई एम के करस्पॉन्डिंग थीटा क्या है, थीटा सी है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास एक इक्वेशन तो आ गई। अगली इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, अगली इक्वेशन देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो कि इस कोर और क्लैडिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 है ना, N1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, N1 साइन थीटा इज इक्वल टू N2, और उस केस में हम लोग जब थीटा को थीटा सी कहते हैं तो क्या होता है, ग्रेज करती है ना, जो इमर्जेंट रे वो ग्रेज करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, N2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? तो बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास साइन थीटा या फिर साइन थीटा सी, साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, N2 अपॉन N1 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ गया था, यहाँ पर आ गया था N1 साइन 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा कॉस थीटा सी, है ना। तो हम लोग साइन थीटा सी की वैल्यू जब जान गए तो कॉस थीटा सी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको निकाल करके चलिए ऊपर पुट कर देते हैं, तो हम लोगों के पास आ जाएगा एन नॉट साइन ऑफ आई एम इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस थीटा सी कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, जो कि हो जाएगा N2 अपॉन N1 का भी होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए अब हमारे को समझ में आ रहा है कि साइन आई एम हमारे पास आने वाला है। साइन आई एम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा N1 अपॉन एन नॉट, है ना, N1 अपॉन एन नॉट अंडर द रूट ऑफ, अब अगर मैं यहाँ पर N1 स्क्वायर को एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर N1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली साइन आई एम जो कि क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई अंडर द रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन नॉट। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ राइट प्रिज्म इज टू बी मेड बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मटेरियल एंड द एंगल्स A and B. B is less than or equal to A as shown in figure. It is desired that a ray of light incident normally on AB emerges parallel to the incident direction after two total internal reflections. और पहला पार्ट है सवाल का, what should be the minimum refractive index mu for this to be possible? और सेकेंड पार्ट है, फॉर म्यू इक्वल टू 5/3 इज इट पॉसिबल टू अचीव दिस विद द एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो देखिए बच्चों, बेसिकली सवाल क्या कहना चाह रहा है कि एक राइट प्रिज्म है, मतलब कि एक एंगल यहाँ पर कैसा है, 90 डिग्री है, और हमारे को म्यू जो है वो डिसाइड करना है ना, बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मटेरियल। और यहाँ पर ये दे रखा है कि बी जो है वो क्या है, छोटा है या फिर बराबर है एज कंपेयर टू ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी इज लेस देन और इक्वल टू ए। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज डिजायर्ड दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बी, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पर शो कर दिया गया है कि ए बी पे इस तरीके से नॉर्मली एक रे मान लीजिए फॉल कर रही है। तो आफ्टर टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस, है ना, टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होना चाहिए, इसको वापस से इमर्ज आउट होना चाहिए पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और ये होने के लिए, है ना, व्हाट शुड बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्लियर है ये बात? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो सबसे पहले ए बी पे स्ट्राइक कर रही है, किस तरीके से, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है ना, सच दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो ये अनडिविएटेड पास कर जाएगी। अब मान लीजिए एंगल ए जो है वो थीटा है, तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इंसिडेंट एंगल है ना, वो भी थीटा ही होगा। तो फिर अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर टी आई आर हो, तो टी आई आर होने के बाद क्या होगा, जब ये बी सी साइड पे टकराएगी तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और जिस वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर भी टी आई आर होने की वजह से ये बाहर चली जाएगी। और हम लोग देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो बी सी, है ना, बी सी के साथ थीटा एंगल बना रही थी, और इमर्जेंट रे भी जो है वो भी कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो हम लोग ये तो बड़े क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होगी अगर AC और BC इन दोनों जगहों पर क्या हो जाए, TIR हो जाए। ठीक है,
अब सोचते हैं कि क्या कंडीशन है कि दोनों जगह टी आई आर होगा। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि थीटा जो है ना, अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू थीटा सी हुआ मतलब क्रिटिकल एंगल, तो टी आई आर होगा। उसी तरीके से 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, ये भी अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू थीटा सी हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, टी आई आर होगा, राइट। इसके अलावा बच्चों हमारे को एक और चीज का ध्यान देना है कि जो एंगल बी है ना, इट इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है ना, एंगल ए जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए जो है वो मिनिमम 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ए जो है वो बी से हमेशा बड़ा रहेगा, या फिर मिनिमम क्या हो सकता है कि ए बी के बराबर हो जाए। और अगर ए बी के बराबर होगा तो ए की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 45 डिग्री। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। मतलब थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हमारे को सवाल के हिसाब से दी हुई है वो कितनी है, 45 डिग्री है। तो बच्चों अगर हम लोग इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा सी है ना, क्रिटिकल एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। इन दोनों में से जो भी सबसे छोटा है, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों में से जो भी छोटा है थीटा सी को उससे भी क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं, ये जो दूसरा केस है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, है ना, ये हमारे को मालूम है। तो इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि हमारे को ये पता है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, है ना। तो जैसे जैसे थीटा और बढ़ेगा तो आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो तो 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो मिनिमम जो है इन दोनों का क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये जो वैल्यू है LHS, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, क्योंकि इस केस में थीटा भी 45, 90 डिग्री माइनस भी 45। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो LHS है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। बाकी सारे केसेस में मिनिमम ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा वो क्या आ रहा है, 45 डिग्री से छोटा आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों इन दोनों केसेस को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा सी शुड बी लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना। और साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे को पता है कि वो कितना हो जाता है, 1/√2। तो साइन थीटा सी शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। क्लियर है बात। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा, 1/म्यू के। तो 1/म्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/√2। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/3। तो अब हमसे पूछा है कि अगर म्यू की वैल्यू 5/3 है और ये जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो 2 बार TIR करके वो क्या हो जाए, वो पैरेलल तरीके से इमर्ज आउट हो जाए। तो आइए सोचते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि म्यू की वैल्यू 5/3 है, और हमारे को पता है कि थीटा सी जो है ना, वो कितना आ जाएगा, हमें पता है साइन थीटा सी, है ना, साइन थीटा सी बेसिकली ये किसके बराबर होता है, 1/म्यू के। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3/5। तो यहाँ से थीटा सी कितना आ गया, 37 डिग्री, है ना। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 37 डिग्री है। तो सबसे पहले जब 60 डिग्री पे रे यहाँ पर टकराएगी, है ना, एट 60 डिग्री, तब तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 60 डिग्री इज मोर देन 37 डिग्री, तो बड़े आराम से यहाँ पर TIR हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब देखिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 डिग्री। लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना है, 37 डिग्री। मतलब 37 डिग्री से बड़ी वैल्यू पर ही अगर रे इंसिडेंट हो रही है तो वो उसका TIR होगा। लेकिन इस बार इंसिडेंट एंगल तो 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BC सरफेस पर TIR नहीं होगा। ठीक है। चलिए बच्चों एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है मिराज, है ना। मिराज जो है एक ऐसी चीज है जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं, है ना। जैसे कि जब मान लीजिए कि आप हाईवे पर चल रहे हो, है ना, तो आपको इस तरीके के
चीज़ें दिखाई देती होंगी जब आपको लगता होगा कि यहाँ सड़क पे पानी गिरा हुआ है ना। आपको तभी तो ऐसा लगता है कि इस बाइक वाले का रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूर सड़क पे पानी गिरा हुआ है। लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ तो पानी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि आपको इस तरीके से इस बाइक वाले का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एज इफ कि यहाँ सड़क पर पानी गिरा हुआ हो। तो आइए लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं मिराज की डेफिनेशन, वी आर ऑल फेमिलियर विद द मिराज वी सी वाइल ड्राइविंग ऑन अ हॉट रोड, है ना। जनरली ये कब होता है, जब आप तेज गर्मी के टाइम पे, है ना, दोपहर में आप निकलते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं सड़क को। द स्काई अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर ऑन द डिस्टेंट रोड, बट वेन वी गेट देयर द रोड इज ड्राई, है ना। कभी कभी मान लीजिए कि बाइक नहीं भी रहा तो भी आपको दूर सड़क जो है ऐसी दिखाई देती है एज इफ कि वहाँ पर पानी हो। और हम लोगों को कैसे आइडिया लगता है कि वहाँ पानी है, हम लोग सोचते हैं कि अरे इसमें तो आसमान का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ज़रूर पानी है ना, क्योंकि अगर सचमुच में पानी होती तो आसमान का रिफ्लेक्शन वहाँ दिखाई देता। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द स्काई अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर ऑन द डिस्टेंट रोड, बट व्हेन वी गेट देयर द रोड इज ड्राई। व्हाई इज दिस सो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक पानी सूख गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो होता क्या है, आइए देखते हैं। द एयर इज वेरी हॉट जस्ट अबव द रोड सरफेस एंड कूलर अबव, है ना। हम लोग समझ सकते हैं कि रेडिएशन की वजह से, है ना, सड़क जो है वो क्या करती है, पहले तो वो गर्मी को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद वो तपने लगती है ना, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो रेडिएट करने लगती है हीट को। और रोड के ऊपर वाला जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू रोड के और भी ज़्यादा ऊपर वाला सरफेस। तो रोड के जितना पास वाली एयर को हम लोग ऑब्जर्व करें वो उतना ज़्यादा क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि द एयर इज वेरी हॉट जस्ट अबव द रोड सरफेस एंड कूलर अबव। लाइट ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द थिनर हॉट एयर दैन थ्रू द डेंसर कूल एयर अबव, है ना। ये एक चीज़ जो हमारे को जाननी चाहिए वो क्या है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द थिनर हॉट एयर, है ना। हॉट एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस वजह से वो ऑप्टिकली भी क्या हो जाता है, क्या पाया गया कि वो ऑप्टिकली जो है वो रेयरर हो जाता है ना। तो जो थिनर हॉट एयर है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली रेयरर। और ये बात हम लोग किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं, हम लोग बात कह रहे हैं उस हवा के जो और भी ऊपर है ना। तो द डेंसर कूल एयर अबव। सो लाइट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू अस फ्रॉम द स्काई इन स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो हैज लीस्ट टाइम पाथ्स, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि वो फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को फॉलो करता है। तो वो लीस्ट टाइम पाथ चुनता है और उसके लिए वो बेंड होने लगता है, बाय विच इट कर्व्स डाउन इनटू द हॉटर रीजन नियर द रोड फॉर अ वाइल बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ये जो वेव है ना, लाइट रे है, वो घूम करके हमारी आंखों में एंटर करती है। अ मिराज इज नॉट एज मेनी पीपल मिस्टेकनली बिलीव अ ट्रिक ऑफ द माइंड। ये ट्रिक ऑफ द माइंड नहीं है ना, ये एक्चुअल में रियल लाइट से फॉर्म हुआ है और इसको फोटोग्राफ भी किया जा सकता है क्योंकि ये एक्चुअल रेज की मदद से हमारे आंखों में एंटर कर रही है। ये है ना, ये एक्चुअल में रेज जो है हमारी आंखों में जब एंटर कर रही है तो हम लोग इसको फोटोग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी जगह यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, है ना, नॉर्मल इस तरीके से बना रहा हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें से कौन बड़ा है। ऑब्वियस है कि उसमें से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, और होना भी चाहिए था क्योंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि नीचे जो एयर है उसका म्यू क्या है, उसका म्यू छोटा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले कोल्डर एयर का, उसका म्यू जो है वो बड़ा है। तो म्यू 1 और म्यू 2 अगर मैं कह रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि म्यू 1 इज ग्रेटर दैन म्यू 2, और जिस वजह से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आर क्या होगा, आई से बड़ा होगा। और इस तरीके से ये लगातार कंटिन्यूअस बेंडिंग होती जा रही है, तो हमारे को ये जो रास्ता है पूरा का पूरा कर्व जैसा दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये रे एक मोमेंट पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जा रही है उसके बाद ये ऊपर क्यों उठने लगती है ना। तो उसका भी रीज़न हम लोग दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रे जो है ना, कोई भी रे जो है वो बेसिकली एक रे नहीं होती है, इट इज़ एक्चुअली अ बंडल ऑफ रेज, है ना, वो बीम ऑफ लाइट होती है। और हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं किससे, याद होगा आपको वो जो टॉय व्हील के जो
पेयर ऑफ व्हील थे, है ना। तो जो टॉय था उसके पेयर ऑफ व्हील जो थे उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाला जो व्हील है ना, ऊपर वाला जो व्हील है वो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वो डेंसर मीडियम में है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो नीचे वाला चक्का है ना, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो रेयरर मीडियम में है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। जिस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये फर्दर हॉरिजॉन्टल होने के बाद भी फर्दर क्या होगी, बेंड अपवर्ड करेगी, है ना। तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि ये मिराज है, द अपैरेंट वेटनेस ऑफ द रोड, है ना, सचमुच में ये रोड वेट नहीं है। द अपैरेंट वेटनेस ऑफ द रोड इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई बाय वाटर बट रादर रिफ्रैक्शन, है ना, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। तो मिराज जो है बेसिकली रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्काई लाइट थ्रू द वार्मर एंड लेस डेंस एयर नियर द रोड सरफेस, ठीक है। और एक और कॉमन एग्जाम्पल है मिराज का कि जब हम लोग मान लीजिए कि इस तरीके से, है ना, रेगिस्तान में ट्रैवल करते हैं तो हमारे को इस तरीके से इन्वर्टेड ट्री दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड ट्री क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो पेड़ से रे जो है जा रही है ना, तो जब ये रे जा रही है तो ये बेंड कर जा रही है ना, ये पहले हॉरिजॉन्टल हो रही है फिर हमारी आंखों में एंटर कर जा रही है, और हमारी आंखें जो है वो यूज टू है ये समझने के लिए, ये इंटरप्रेट करने के लिए कि अगर रे हमारे पास इस तरीके से आ रही है तो हम लोग उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेट लाइन में, और पीछे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो हमारी आंख को लगता है कि यहाँ पर वो पेड़ है ना, इसलिए हमारे को इन्वर्टेड पेड़ दिखाई देता है। तो यही लिखा है यहाँ पर, अ वेव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मिराज। वेव एक्सप्लेनेशन मिराज का क्या है कि वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट ट्रैवल फास्टर इन द हॉट एयर नियर द ग्राउंड एंड बेंड अपवर्ड। यहाँ पर जो आप वेव फ्रंट देख पा रहे हैं ना, तो वेव फ्रंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या करेगा, वो धीरे ट्रैवल करेगा, लेकिन जो वेव फ्रंट का नीचे वाला हिस्सा है वो तेजी से ट्रैवल करेगा क्योंकि वो हॉटर एयर में है ना। तो इस वजह से लाइट फर्दर क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है अपवर्ड, और हमारी आंखों में एंटर कर रही है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल ग्रेज करते हुए वो इंसिडेंट हो रही है। On a long rectangular slab of a transparent medium of thickness t equal to 1 meter. The point of incidence is at the origin a0, 0. The medium has a variable refractive index, है ना। आपने को जो refractive index दे रखा है वो variable है, और वो क्या है, n as a function of y दे रखा है, k y to the power 3/2 plus 1 to the power half, और k की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर to the power -3/2, और हमें ये गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 है। अब हमारे पास 4 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रे एट अ पॉइंट बी x, y इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। सेकेंड पार्ट में ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी, मतलब कि y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है ऑफ द रे इन द मीडियम। फिर हमारे को x1 और y1 निकालना है of the point P where the ray intersects the upper surface of the slab air boundary, और उसके बाद D part में क्या बोला है कि indicate the path of the ray subsequently। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या शो करा है कि जब ये इस स्लैब को हिट कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर मैंने नॉर्मल शो कर दिया और ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर ये एक यूनिफॉर्म स्लैब होता तब तो जो इंसिडेंट रे है चूंकि वो इस तरीके से एंटर कर रही थी, है ना, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग जिसे रे ऑफ लाइट कह रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, बीम ऑफ लाइट है। और जस्ट बिकॉज कि वाई के अलॉन्ग हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी कर रहा है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारे को बीम ऑफ लाइट दिखाई दे रही है इसमें जो रेज थोड़े ऊपर है और जो रेज थोड़े नीचे हैं उनकी स्पीड अलग अलग होने वाली, बहुत कम फर्क होगा लेकिन फिर भी स्पीड कम होगी। और अगर हम लोग उसे उस दो चक्कों से कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y के बढ़ने से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले चक्के की स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू नीचे वाले चक्के की स्पीड। तो इस वजह से ये जो रे है ना, ये बेंड कर रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग बहुत छोटे छोटे dy थिकनेस के ढेर सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्लैब्स में इस पूरे के पूरे स्लैब को तोड़ सकते हैं।
है ना। हम लोग मान सकते हैं कि बहुत सारे स्लैब्स यहाँ पर है, उनकी थिकनेस dy है और हर dy थिकनेस की स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो जैसे मुझे पता करना था यहाँ पर पहले पार्ट में, हमारे को पहले पार्ट में पता करना था कि ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द रे एट पॉइंट बी, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया होता है, x, y इन द मीडियम एंड द इंसिडेंट एंगल एट दैट पॉइंट। मतलब कि हमारे को स्लोप और साथ ही साथ किसके बीच में, स्लोप और जो इंसिडेंट एंगल है उसके बीच में रिलेशन पता करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो एक्स एक्सिस के साथ लेटर से थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि स्लोप कितना हो जाएगा। स्लोप बेसिकली मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, स्लोप हो जाएगा tan ऑफ थीटा। लेकिन थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस आई, जो कि क्या बन जाएगा, cot ऑफ आई। तो सबसे पहली चीज जो हमारे को मिल गई वो क्या है कि स्लोप इज इक्वल टू cot ऑफ आई। अब देखिए बच्चों, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्टरी, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना था इन द मीडियम। तो अगर मीडियम के अंदर की बात करें तो अभी अभी हम लोगों ने हासिल करा कि स्लोप जो कि होता है dy अपॉन dx, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था cot ऑफ i के बराबर या फिर tan ऑफ थीटा के बराबर। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, और वो क्या है कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जो है 1 इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री लिखूंगा सबसे शुरुआत में। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि म्यू है, तो म्यू इंटू साइन ऑफ आई के बराबर। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने डायरेक्टली कैसे कह दिया कि 1 इंटू साइन 90 वो डायरेक्टली जो है म्यू इंटू साइन आई, है ना, उसके बराबर क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से 3 स्लैब्स होते हैं ना, और ये सारे के सारे सरफेसेस जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो मान लीजिए एयर से रे एंटर कर रही थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन आई, वो किसके बराबर हो जाएगा, मैंने यहाँ पर अगला इंसिडेंट एंगल को I2 कहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से मैं कह पा रहा हूँ कि ये I2 हो जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1, है ना, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 और यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ3 कह रहा हूँ, तो 1 इंटू साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन ऑफ I2 के बराबर। फिर हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि μ1 इंटू साइन I2 फर्दर किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एक्चुअली μ2 इंटू साइन ऑफ I3 के बराबर, क्योंकि ये वाला एंगल भी I3 हो जाएगा। फर्दर हम लोग अगले इंटरफेस के लिए क्या कह सकते हैं कि μ2 इंटू साइन I3 किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एक्चुअली μ3 इंटू साइन ऑफ I4 के बराबर। और फाइनली जब रे बाहर निकल रही होगी तो हम लोग ये लिख देंगे कि दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ ई के बराबर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चेन रिएक्शन जैसा बन गया है ना, ये इसके बराबर है, फिर ये अगला टर्म इसके बराबर है, अगला टर्म इसके बराबर है, और फाइनली ये इसके बराबर है। तो सारे के सारे टर्म एक दूसरे के बराबर है। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले टर्म को किसी भी इंटरमीडिएट वाले के बराबर कह दिया था, है ना, पिछले सवाल में मैंने यही तो करा। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या करा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में 1 इंटू साइन 90 था उसको मैंने कहीं बीच वाले के बराबर कर दिया, मतलब म्यू इंटू साइन आई के बराबर कर दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अपने पास साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन आई आ गया 1 अपॉन म्यू के बराबर। और हमारे को देखिए सवाल में जो है म्यू दे रखा है ना, सवाल में जो है हमारे को म्यू कितना दे रखा था, वो था 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ y टू द पावर 3/2 प्लस 1। k की वैल्यू एक्चुअली 1 थी ना, तो इसीलिए इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास साइन आई की वैल्यू 1 अपॉन म्यू आ गई, और म्यू की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर भर दी है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारे को तो ये पता है कि dy अपॉन dx जो है वो cot ऑफ i के बराबर है ना। तो अगर साइन ऑफ i की वैल्यू हमारे को मिल गई तो हम लोग cot ऑफ i तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, तो एक सिंपल सा ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, इसे मैं एंगल i कह रहा हूँ, तो साइन i हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं 1 और इसे y टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर हाफ दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए जो बेस है वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा y टू द पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, है ना, इसका रूट तो ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ y टू द पावर
3/2, मतलब ये आ जाएगा y टू द पावर 3/4, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू cot i के बराबर आ जाएगी। अब cot i क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं tan i होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot i हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा y टू द पावर 3/4। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। dy अपॉन y टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास dx। और अब कर देते हैं इसे इंटीग्रेट। हमारे को पता है कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, और लेटर से किसी x पर y की वैल्यू y है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y टू द पावर -3/4 है नहीं, तो y टू द पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, करेक्ट है। और अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 - 3/4 इज 1/4, तो ये बच जाएगा y टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज 1/4, है ना। 1 - 3/4 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4y टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू x। तो देखिए हमारे पास जो x और y में रिलेशन चाहिए था वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सी पार्ट में जो है हमसे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4y टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू x, है ना। 4y टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू x आया था। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि t हमें दिया हुआ है 1 मीटर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाती है 4 मीटर। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 4 है और y 1 है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4,1। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने जैसा देखा था कि स्नेल्स लॉ हम लोग हर जगह लगा सकते हैं, तो शुरुआत में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × sin 90, है ना। दिस इज इक्वल टू, फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि जब P से ये बाहर जा रहा है तो मीडियम कैसा हो गया, एयर हो गया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। तो अब साइन ऑफ E, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस को मैं E कह देता हूँ। तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कंपेयर करके कि E की वैल्यू कितनी होने पड़ेगी, 90 डिग्री। मतलब कि जो ग्रेजिंग इंसिडेंस था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेजिंग इमरजेंस में। तो देखिए बच्चों, रे जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, है ना। ग्रेजिंग इंसिडेंस था और फिर ग्रेजिंग इमरजेंस भी हो गया, और होना भी चाहिए था क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है ना। और इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल जो सर्फेसेस है वो कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो रे भी जो है उनको क्या होना पड़ेगा, इंसिडेंट और इमरजेंट रे को आपस में पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।